क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 30% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब कार ओनर जो है कंजप्शन कितनी रिड्यूस करे कि जो बजट है वो हमारा सेम रहे, यानी कि जितना पहले था उतना ही रहे। देखो, जो बजट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। दो चीजें कौन सी? पहला, प्राइस कितना है, दूसरा कंजप्शन कितनी है। जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही बजट बढ़ता रहेगा, जितनी कंजप्शन बढ़ेगी उतना ही बजट बढ़ जाएगा। जितना प्राइस कम होगा उतना ही बजट कम होगा, जितनी कंजप्शन कम होगी उतना ही बजट क्या होगा, वो कम होगा। अब हुआ क्या कि प्राइस बढ़ गया 30% पेट्रोल का। अगर प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली बजट भी बढ़ेगा, लेकिन वो कह रहा है कि बजट मेरा जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। अगर बजट पहले जितना था उतना ही रहना चाहिए तो ऑब्वियसली कंजप्शन डाउन ही करनी पड़ेगी। कंजप्शन डाउन करने का मतलब ये है कि कंजप्शन कितने परसेंट डाउन करें, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा बजट जो है वो सेम ही रहे जितना पहले था। अब देखिए, यहाँ पे बजट जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो कि दो चीजों के ऊपर कोई तीसरी चीज डिपेंड कर रही हो और दो चीजों के चेंज होने की वजह से तीसरी चीज के ऊपर चेंजेस कैलकुलेट करने हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हम ऑलवेज क्या लगाते हैं, रिजल्टेंट फॉर्मूला। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिजल्टेंट फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब दो चीजों के ऊपर कोई तीसरी चीज डिपेंड कर रही हो, दो चीजें चेंज हो रही हो और उनके चेंजेस होने की वजह से तीसरी के ऊपर चेंजेस कैलकुलेट करने हो, तब हम रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। a और b वो दो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं। इस पूरे रिजल्टेंट फॉर्मूले का जो भी आंसर आएगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि तीसरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी जैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 30%, तो ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 30। फिर उसके बाद कंजप्शन को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है। कितना डिक्रीज करना है ये मेरे को नहीं पता। अब मैंने एक्स ले लिया कि एक्स डिक्रीज करना है। अब क्योंकि डिक्रीज करना है तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी फिल की 30, बी की वैल्यू कितनी है -x, तो ये इंटू एक्स माइनस जो है मैंने बाहर निकाल लिया, डिवाइड बाय क्या हो गया 100। अब इक्वल टू अब वैसे तो ये जो है फॉर्मूला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो भी आंसर आएगा वो तीसरे फैक्टर के ऊपर चेंजेस को हमें बता देगा कि परसेंटेज में इतने चेंजेस हुए। लेकिन अभी क्या है, हमें बजट क्या रखना है, सेम जितना पहले था उतना ही अब रहे, यानी कि किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका क्या लिख लेंगे, 0। अगर वो कहता है कि बजट 10% पॉजिटिवली चेंज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ में क्या लिखता +10। अगर वो लिखता कि बजट 10% डिक्रीज होना चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखता -10। अभी उसने क्या कहा है, बजट बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया 0। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 0 इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 0.3x। ठीक है जी, ये 30x 1 माइनस 0.3 ये हो गया 1.3x, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 1.3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 1.3। जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे, ये पॉइंट हटा दिया, ऊपर आ गया 10, तो 300 डिवाइड बाय 13 ये हो गया 26 4 40, 23 1/13%। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह का है। द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स बाय 16%, by what percentage a person can increase the consumption so that his overall budget does not change। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ व्हीट फॉल्स बाय 16%। 16% क्या हो गया, व्हीट का प्राइस डाउन हो गया।
अब कह रहा है कि परसेंटेज में पर्सन को कंजप्शन कितनी बढ़ा देनी चाहिए। अब कंजप्शन क्या है, बढ़ानी है, सो दैट द ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज, उसका ओवरऑल बजट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिर वही बात, बजट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक प्राइस के ऊपर और दूसरा क्या है, कंजप्शन के ऊपर। प्राइस कितना बढ़ा है, सॉरी प्राइस डिक्रीज हुआ है, प्राइस कितना डिक्रीज हुआ, 16%। ऑब्वियसली कंजप्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि हमारा बजट जो है वो सेम रहे। अब बजट क्योंकि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उन दो चीजों के चेंज होने की वजह से तीसरी के ऊपर जब हम इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो हम ऑलवेज क्या लगाते हैं, रिजल्टेंट फॉर्मूला। रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ठीक है जी। अब a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि तीसरे के ऊपर क्या चेंजेस आए। अब बजट क्या है हमारे पास, चेंजेस तो हमें जीरो लेके आना है, तो जीरो इज इक्वल टू प्राइस कितना डिक्रीज हुआ, 16%, ए की वैल्यू -16 आ गई। कंजप्शन मुझे नहीं पता कितनी इंक्रीज करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, प्लस एक्स। फिर उसके बाद ए की वैल्यू -16 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू -16 प्लस एक्स -1.16x। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये आपस में, ये 16 इधर ले आओ, उसके बाद x और ये माइनस, ये हो गया 0.84x। अब इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 0.84। जब हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.04%। ठीक है जी। तो कहने का मतलब कंजप्शन हमें इतने परसेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो बजट है वो सेम रहे जितना पहले थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% and then increased by 20%, then net change in the price will be what? क्वेश्चन में कह रहा है प्राइस बुक का पहले क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया 25%, पहले डिक्रीज कर दिया गया, उसके बाद क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 20% बढ़ा दिया गया। अब नेट चेंज इन द प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, जो लास्ट में जाकर के चेंजेस हुए वो भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। देखिए रिजल्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था, एक तो हम तब लगाते हैं जब क्या होता है हमारे पास दो चीजें चेंज हो रही हो, उन दो चीजों के चेंज होने की वजह से तीसरे के ऊपर चेंज आना हो, वो तीसरे के ऊपर जब चेंज कैलकुलेट करना हो तो हम रिजल्टेंट लगा लेते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब रिजल्टेंट एक और जगह भी लगता है, वो कब, जब हमारे पास कंसेक्यूटिवली चेंजेस आ रहे हो परसेंटेज में। जैसे यहाँ पे पहले डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि फाइनल चेंजेस क्या है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, रिजल्टेंट फॉर्मूला। अब रिजल्टेंट फॉर्मूला देखिए 25% डिक्रीज, तो मैंने ए की वैल्यू ले ली -25, फिर 20% क्या हो गया, इंक्रीज, तो मैंने यहाँ पे +20 लिख लिया, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू -25, बी की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करके हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमें फाइनलाइज बता देगा कि इतने परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखिए -25 + 20 कितना हो गया, -5। फिर इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास अगेन -5 -10। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है कि डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 10, और जो भी आंसर आता है ये परसेंटेज में ही आता है रिजल्टेंट फॉर्मूले का, तो -10% जो है वो हुआ हमारा, यानी कि 10% डिक्रीज हुआ ओवरऑल चेंज। क्लियर। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट करते हैं, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 15%, देन reduced by 15%, the final price of the shirt is what? क्या कह रहा है, पहले प्राइस ऑफ अ शर्ट किस 15% क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, फिर 15% क्या है, डिक्रीज कर दिया गया, फिर पूछ रहा है फाइनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज व्हाट, कि लास्ट में जाकर के क्या चेंजेस आएंगे प्राइस ऑफ द शर्ट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगेन वही है कि दो बार चेंजेस हुए कंसेक्यूटिवली, हम रिजल्टेंट लगा सकते हैं। रिजल्टेंट में पहला क्या आ जाएगा, +15, दूसरा क्या आ जाएगा, -15,
फिर उसके बाद +15 इंटू -15 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया, 15 डिवाइड बाय क्या हो गया 100, 15 से 15 कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व किया -2.25%, यानी माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 2.25। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A's income is 25% more than B's income. B's income in terms of A is what? क्या कह रहा है, A's income जो है वो 25% ज्यादा है किससे, B से। तो मैंने लिख लिया B की इनकम मान लो 100 है, तो A की इनकम क्योंकि 25% ज्यादा है तो ऑब्वियसली 125 हो गई। B की इनकम मैंने मान लिया 100, A की इनकम ऑटोमेटिकली कितनी होगी 125। तो वो पूछ क्या रहा है, B's इनकम इन टर्म्स ऑफ A, B की इनकम इन टर्म्स ऑफ A परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, B की इनकम कितनी है 100 इन टर्म्स ऑफ A की कितनी है 125 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास बन गया 80। तो 80% मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया कि B की इनकम A की इनकम के कंपैरेटिवली 80%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A's salary is 50% more than B's. How much percent is B's salary less than A? कह रहा है A सैलरी, A की सैलरी 50% ज्यादा है B से, यानी कि B की अगर मान लो 100 है तो A की ऑब्वियसली कितनी हो गई 150, क्योंकि 50% ज्यादा है A की सैलरी। हाउ मच B's सैलरी लेस देन A? B की सैलरी A से कितनी लेस है, परसेंटेज लेस कैलकुलेट करना है। जैसे हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करते थे तो कैसे करते थे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्योंकि कैलकुलेट करना था तो ऊपर आ जाएंगे मार्क्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक इसी तरह से परसेंटेज लेस कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज लेस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस डिवाइड बाय, नीचे क्या आता है हमेशा रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, जैसे वहां पे तो था मार्क्स के केस में टोटल मार्क्स कि इतने मार्क्स में से मेरे कितने मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या कह रहा है, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन ए, बी की सैलरी कितनी लेस है, ऊपर तो लेस आ जाएगा, नीचे क्या है इन टर्म्स ऑफ ए, सॉरी लेस देन ए को रेफरेंस माना उसने, तो ए की कितनी है 150 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, वो तो परसेंटेज निकालने के लिए करना पड़ता है। लेस देखिए ए और बी में डिफरेंस कितना है 50 का, तो 50 लेस है इन टर्म्स ऑफ ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये 33 1/3% ओवरऑल आंसर आ गया। ठीक है जी, चले नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट has to obtain 33% of total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are what? क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है उससे पास होने के लिए कितने चाहिए 33%। He got 125 marks, उसके 125 मार्क्स आ गए एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स से वो क्या हो गया फेल हो गया। अब टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करनी है। देखो इतने मार्क्स पासिंग है, इतने वो ले आया है, 40 मार्क्स से वो फेल हो गया, अगर ये मार्क्स भी उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मैंने क्या किया 125 तो है ही है ऑलरेडी उसके पास, 40 मार्क्स उसे दे दिए, और जैसे ही दिए वो पास हो गया, और पासिंग मार्क्स किसके इक्वल है 33% के इक्वल, यानी कि 33% इज इक्वल्स टू 165। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 165 डिवाइड बाय 33, और क्योंकि 100% टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, 100% मार्क्स इज इक्वल्स टू 165 डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 500 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ वोट्स is elected by majority of 476 votes. What is the total number of votes polled?
क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक कैंडिडेट को, देखिए एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, एक कैंडिडेट को 84% वोट्स मिले, तो ऑब्वियसली दूसरे को कितने मिले होंगे, 16%। एक को 84 मिले तो दूसरे को 16 मिल गए। जिसको 84 मिले वो जीत गया, इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स, वो 476 वोट्स की मेजॉरिटी से जीत गया। ऑब्वियसली अगर ये 476 वोट्स की मेजॉरिटी से जीता है तो वो 476 वोट से हार गया होगा, ठीक है। तो 16% वोट्स उसके पास ऑलरेडी थे, 476 वोट्स की मेजॉरिटी से ये जीता, ये 476 वोट्स की मेजॉरिटी से हार गया होगा। अगर ये 476 वोट्स भी इसको मिल जाते तो इनके वोट्स और इसके वोट्स इक्वल हो जाते। समझ पा रहे? हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर कैलकुलेट करना है। तो 84, ये 16 इधर आ गया, इज इक्वल टू 476, 84 माइनस 16 कितना हो गया जी, 84 माइनस 16 हमारा हो गया 68% इज इक्वल टू 476। 68% की वैल्यू 476 है, 1% की वैल्यू 476 डिवाइड बाय 68, 100%। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट करने, 476 डिवाइड बाय 68 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 55% of total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the number of valid votes that the other candidate got was what? एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में जिसमें एक कैंडिडेट को 55% वैलिड वोट मिले और 20% वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे। ओवरऑल वोट्स में से टोटल वोट्स उसने दे रखे 7500। दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट्स कितने मिले ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले तो 7500 का 20%, ये तो इनवैलिड ही है, इसका 20% कितना रहेगा, देखो 10% कितना आ जाएगा, लास्ट डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 750 10%, उसका डबल कर देंगे 20% आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया 1500। क्लियर? ये सारा कुछ माइंड में होगा। तो 1500 तो इनवैलिड वोट्स ही हैं। अगर 1500 में इसमें से लेस कर दूं तो कितना बचा 6000। 6000 में से ये वैलिड वोट्स है, 55% एक कैंडिडेट को मिल गए, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। 45% दूसरे कैंडिडेट को मिले तो 6000 का 45% देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 45% को 50 माइनस 5 लिखा जा सकता है, ये सारा कुछ अगेन आपके माइंड में चलेगा। 50 माइनस 5, 50% किसी का क्या होता है आधा, यानी कि 6000 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3000। और अगर 50% की वैल्यू 3000 है तो 5% की वैल्यू एक डिजिट यहां से कम तो एक डिजिट यहां से भी कम 300 आ जाएगी। क्लियर? 50% इसका क्या हो गया आधा, 50% की वैल्यू 3000 हो गई, यानी कि इसका आधा करेंगे 3000। 5 की वैल्यू, अगर 50 की वैल्यू 3000 तो 5 की वैल्यू 300, इसमें से ये लेस किया तो मेरे पास कितना आ गया 27।